आदाब, तहजीब टीवी इंडिया के खास प्रोग्राम रूबरू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मारूफ रजा। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है। जी हां, इनका ताल्लुक किसानों से भी है, मुसलमानों से भी है और कहीं ना कहीं सियासत से भी है। जी हां, मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं डॉक्टर MJ खान। आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या कहें आपको, आप फूड एंड एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट के कई बोर्ड्स में हैं, फाइनेंस में, कॉमर्स में, और कौन सी असली शख्सियत है डॉक्टर साहब की, किसानों वाली, मुसलमानों वाली या कुछ और? बेसिकली तो प्रोफेशन से ही है, क्योंकि एग्रीकल्चर को एक लीडरशिप का रोल देने में एक अहम किरदार रहा है इतने 25 सालों से जी। तो प्राइमरीली तो वही है, लेकिन बीच बीच में ये भी रहा है कि कम्युनिटी के जो कंसर्न्स हैं उसको भी आर्टिकुलेट करते रहे। ख़ास करके 2004 से पहले कोई कम्युनिटी से हमारा कोई एक्सपोजर नहीं था, कोई न इशू समझते थे, न एजेंडा, न वाबस्ता थे जी। और पॉलिटिकल भी रोल आप कह सकते हैं इस सेंस में कि अल्टीमेटली पुअरर कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर आपको रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन लाना है किसी कम्युनिटी के सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे, तो पॉलिटिक्स का बड़ा रोल है जी। पॉलिटिक्स में कंस्ट्रक्टिवली आप इंगेज कर सकते हैं, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन रोल प्ले कर सकते हैं, आप पॉलिसी जो बड़ा डिफरेंस कर सकते हैं इसमें, उसमें दखल रख सकते हैं, अपना कर सकते हैं। इसलिए कि जब आप बड़े स्केल पे कम्युनिटी रिफॉर्म्स में जाएं, बड़े स्केल पे सोशल सर्विसेज में जाएं, तो सोशल डायनेमिक से ही पॉलिटिक्स निकलती है। तो पॉलिटिक्स से आप सोसाइटी पे भी इफेक्ट डाल सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक में मिलता है। लेकिन एग्रीकल्चर का भी रिश्ता थोड़ा पॉलिटिक्स से इसलिए बनता है क्योंकि जिस मुल्क में 50% लोग एग्रीकल्चर पे हो, किसान हो जी जी, तो किसान के बिना किसी की राजनीति पूरी नहीं होती। इसलिए तीनों का थोड़ा आपस में ना पेट भरता है और ना वोट भरता है। ठीक है, आप कह सकते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं पेट भी भरे और वोट भी मिले। अच्छा, आपने एक बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन खोली जिसके आप प्रेसिडेंट भी हैं, IMPR, इंडियन मुस्लिम प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म। क्या इसके यूँ कहूँ कि अगराज़ व मकासद हैं, किस वजह से और किस ज़रूरत से इसको बनाने की? देखिए, 2004 में हमने पहली बार एक कॉन्फ्रेंस थी माइनॉरिटीज़ एजुकेशन पे। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो विदिन 3 मंथ्स वो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई थी जी। तो कैसे हमको भी इन्विटेशन मिल गया। तो बड़ा मुझे ताज्जुब लगा कि हम जिनको कम्युनिटी के लीडर्स बड़े समझते थे, वो इतना हल्के दर्जे के वहाँ पे डिमांड्स रखेंगे, या वो ग्राउंड से कटे हुए हैं या डेलिबरेटली चाहते हैं जो गरीब हैं गरीब रहें। मुझे नहीं पता क्या थे, लेकिन बड़ा हम डिसअपॉइंटेड हुए देख के जिनको हम समझते थे कौम को लीडरशिप दे सकते हैं, वो इस तरीके का आर्टिकुलेट करेंगे एजेंडा कि चाय के दौरान HRD मिनिस्टर अर्जुन सिंह साहब ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि मैं खुद बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जिसमें आए हों, 2 दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर हों, वहाँ पे इतने हल्के लेवल की डिस्कशन हो रही है। अगर हम सब एक्सेप्ट करके भी एग्जीक्यूट कर दें, डिमांड इम्प्लीमेंट कर दें, तो इसका असर ग्राउंड पे 0 होगा जी। तो जब ये आलम था तो पहली बार हमने उसके 1 हफ्ते बाद सबको लेटर लिखा, 100 लोगों को लिखा। कोई 20 लोगों की पहली मीटिंग बुलाई, उसमें 7-8 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, सैयद साबुद्दीन साहब थे, ताहिर महमूद साहब थे, सब लोग। तो उससे थोड़ा शुरुआत हुई। लेकिन जो आपका ओरिजिनल पॉइंट है इम्पार का, वो एज ए इमरजेंसी रिस्पांस था। जब मार्च के आखिर में जब लॉकडाउन हुआ है, जिस तरीके से कोरोना जिहाद शुरू हो गया, इतना हेटफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था कि हम जैसे आदमी जो सिक्योर जगह पे रहते हैं डिफेंस कॉलोनी में, मेरे घर पे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए थे और मतलब कम से कम 100 कारों का काफिला सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में। मुझे डर लग रहा था घर से बाहर निकलने में। तो पूरे मुल्क में जो हालात बने थे, इंडिविजुअली हम लोग फ़ोन पे एक दूसरे को परेशानी बयान कर रहे थे, लेकिन ज़रूरत थी कलेक्टिवली एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी वॉइसेस एक क्रेडिबिलिटी के साथ में पब्लिक डोमेन में रखने की। और उससे पहले जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, वो बड़ा मुश्किल का ये था कि कुछ ऐसे लोगों को टेलीविज़न चैनल पे बुला लिया जाता था जिनको इस्लामिक स्कॉलर के नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता था। न तो वो इस्लामिक स्कॉलर थे, न उनको शायद कोई जानकारी थी, और एक एजेंडा कहता है तो वो एजेंडा पूरा करते थे। तो हम लोग बहुत परेशान थे कि हो क्या रहा है। तो इम्पार एज ए इमरजेंसी रिस्पांस था कि किस तरीके से मीडिया से डील करना है, किस तरीके गवर्नमेंट से डील करना है, किस तरीके से सोशल लीडरशिप से और कम्युनिटीज़ की डील करना है, टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज ऑन द ग्राउंड की जो हालात पैदा हुए उनमें कुछ तब्दीली तुरंत इमरजेंसी बेसिस पे करना है। नहीं, पहले जिस उस हालात को अगर मैं देखूं तो अखबारों में बाकायदा एक अलग से नंबर दी जाते थे। एक जनरल जो कोरोना के पेशेंट थे उनके अलग से नंबर दिए जाते थे, जमातियों के अलग से नंबर दिए जाते थे। लेकिन ये जो परसेप्शन निकल के आया, उस परसेप्शन के लिए, उस डैमेज के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं?
देखिए, एक सोसाइटी में माहौल पैदा हो जाता है, एक लोगों का नज़रिया बनाने की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कोशिश होती है। अपेरेंटली तो मैं कहूँगा मीडिया हाउसेस टीआरपी के लिए कर रहे थे, लेकिन पीछे क्या चल रहा होगा वो उसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। लेकिन जो दिखता है सामने जी, हम तो मान के चल रहे थे कि एक ऐसा मीडिया ड्रिवन एजेंडा, एक नैरेटिव सेट हो रहा था जिसमें मुसलमान को एक कल्प्रिट दिखाया जा रहा था, और इस हद तक मेजॉरिटी कम्युनिटी के दिमाग में बैठा दिया गया था कोरोना जिहाद से ये आपको ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सेकुलर से सेकुलर जो नॉन मुस्लिम था उसका परसेप्शन मुसलमानों के बारे में वैसे भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद में तो इस हद तक ख़राब हो गया था कि अगर इमरजेंसी रिस्पांस में कुछ न किया जाता उस टाइम पे तो शायद कंटिन्यूटी 1-2 हफ्ते और कोरोना जिहाद की या लॉकडाउन ना होता तो आप सड़कों पे देखते क्या हाल होता। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात ये भी निकल के आती है कि ये परसेप्शन मीडिया हाउसेस के लिए तो आप कह रहे हैं, लेकिन सरकारों ने जो उनकी सारी पॉलिसीज़ उनके बागडोर में होती है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होता है, कहीं से उस पर पाबंदी लगाने की या उस पर एतराज़ात उठाने की कहीं से कोई बात नहीं निकली। देखिए, 2 हिस्सों में इसको बांट सकते हैं। एक हिस्सा वो है कि जो पिछले साल CANRC से जो शुरुआत हुई, जो एक्ट बना, बिल पास हुआ, उसके बाद से जो एहतजाज पूरे मुल्क भर में अलग अलग जगहों पर, और मैं तो उनको कैलकुलेट करता हूँ वुमेंस को जिन्होंने घर से निकल के जो भी फेस किया उन्होंने जी, उस सर्दी में दिल्ली में बैठे रहना, लेकिन उनको ये था कि हमारा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, कि हमारे वजूद को ख़तरा है जी। तो उससे आगे बात बढ़ी। फिर वो 3 महीने हुए नहीं थे कि आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का राइट हो गया तो उससे और माहौल ख़राब हुआ। उसके बाद में फिर कोरोना जिहाद हो गया। तो सोशल डायनेमिक्स का इस तरीके से नेगेटिव स्पाइरल एक चल पड़ा कि मतलब बुरा से बुरा जैसा वक्त दिखता जा रहा था उस टाइम पर। तो अब उसके पीछे पॉलिटिकल डायनेमिक्स थे, रोल्स थे, पार्टीज़ के इंटरेस्ट थे, स्टेक्स थे, वो एक तरफ हम कह सकते हैं। लेकिन अपेरेंटली जो दिख रहा था वो बहुत ही डेंजरस था। जो रिस्पांस कम्युनिटी की तरफ से जाना था उसमें बड़ी कमी थी, क्योंकि आर्टिकुलेशन जो इंटेलेक्चुअल हो सकता था इस तरीके के डेवलपमेंट को, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, वो मिसिंग था। तो हमारा सबसे पहला एम्पावरमेंट एजेंडा यही था कि अच्छे प्रोमिनेंट लोग, एमिनेंट लोग, उनकी एक लिस्ट मीडिया को दी जाए कि भाई 40 लोग हैं, अगर आप एजेंडा के तहत चलाना चाह रहे हैं तो हम आपका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्टेज आप अच्छे लोगों की वजह से कर रहे हैं तो ये लिस्ट रही, और प्रोएक्टिवली उसको फॉलो करते थे। फिर उसके बाद में और चीज़ें हाईलाइट कर रहे थे कि भाई सोशल वर्क मुस्लिम कम्युनिटी ने कोरोना पीरियड में किस तरीके से अच्छा रोल किरदार किया है, तो आप उसको हाईलाइट करिए। तो देयर वर नंबर ऑफ इंटरवेंशन दैट वी प्लान। फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से एक, मैं कहूँगा, मदद आई। जो पहला फेज़ ये था। दूसरा फेज़ ये था कि RSS चीफ ने भी बहुत ही पॉजिटिव बयान दिया, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत पॉजिटिव बयान दिया। उसके बाद में INB मिनिस्टर को मैं खास करके शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी करी। ये तमाम चीज़ें, लेकिन एज ए ऑर्गेनाइजेशनल हेड और ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरीके की मदद की उस दौर में जहाँ बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल था, बिल्कुल किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं था? 4 चीज़ें हम लोगों ने उस टाइम पे किया। एक, सभी प्रोमिनेंट वॉइसेस को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश किया और काफ़ी हद तक आए सभी। दूसरा किया, जहाँ इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस की रिक्वायरमेंट थी, कहीं पे कोई मारा जा रहा है उसको पुलिस SP को फ़ोन करना, कहीं पे कोई किसी के पास खाना नहीं फंसा हुआ है, कलेक्टर के थ्रू कहीं पे पहुंचना, तो इस तरीके के रिस्पॉन्सेस, कहीं स्टेट गवर्नमेंट अच्छा काम किया तो फट से बधाई का लेटर लिखा। तो दूसरा ये काम था बड़ा। तीसरा था हमको मीडिया के साथ इंगेज करना, कि कम्युनिटी के जो अच्छे काम उनको हाईलाइट करना जी, और जो हालात चल रहे हैं इससे मुल्क में क्या डेंजर आगे हो सकता है उसके प्रति आगाह करना। चौथा था गवर्नमेंट के साथ इंगेज करना, टू टेल कि जो हो रहा है आपको इसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत है, और जो रिपोर्टिंग हो रही है वो गलत हो रही है। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, चाहे इनएक्शन से या कम्प्लिसिटी से, उस नेगेटिव प्रोजेक्ट में जिसके नतायज बहुत ही डेंजरस होने जा रहे हैं। और हमने तो एक मैसेज ये लिख दिया था कि अगर लॉकडाउन ना होता या लॉकडाउन जिस दिन खत्म होगा उस दिन लाखों लोग सड़क पे मारे जाएंगे, क्या इसका इंतजार है? तो कुल मिला के एक एक्शन हुआ और मीडिया डिस्कोर्स कम्प्लीटली चेंज हुआ, तो आज हालात बस बेटर। एक माना जाता है कि आपने के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का एक थिंक टैंक बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं इल्ज़ामात भी लगते हैं जो थिंक टैंक है वो कहीं ना कहीं BJP को सपोर्ट करने के लिए है। मैं तो चाह रहा हूँ कि अभी तो 10 महीने पूरे हुए हैं कि कोई 10 महीने में एक बात ऐसा बताए। पहली बात तो मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि BJP को अगर ये समझता कोई कि मुसलमानों की मोहब्बत में बहुत परेशान है तो वो किसी फूल्स पैराडाइज में रह रहा है। नंबर 2, अगर कोई ये समझ रहा है कि BJP की मुसलमानों के वोट की बड़ी सख्त ज़रूरत है, उसके बिना काम नहीं चला, तो फिर वो फूल्स पैराडाइज में रह रहा है। ठीक है।
वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत एक बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट दे सकता है, लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ ना बीजेपी इज डाइंग आउट ऑफ योर लव, नॉर इज डाइंग फॉर योर वोट्स। पॉलिटिकल पार्टी क्या दे सकते हैं आप, या तो वोट दे सकते हैं या नोट दे सकते हैं, आपको नोटों की भी जरूरत नहीं है। बीजेपी पैसे से परेशान नहीं है कि आपके पास हाथ फैलाए। चौथा, आप किसी पार्टी के बारे में बड़ा पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा अगर मैं बीजेपी चीफ हूँ तो मैं तो चाहूँगा कि मुसलमान पूरी तरीके से हमारी खिलाफत करे, और जब इतनी खिलाफत करेगा जम के उतना हमें रिवर्स पोलराइजेशन का फ़ायदा होगा जी। तो जब तीनों चीज़ें ऐसी हैं तो आप बताइए कि बीजेपी का आप में इंटरेस्ट क्या है। अभी तो बिहार इलेक्शन हो लिया है, लोग बीजेपी का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या डॉक्टर एमजे खान साहब का इंटरेस्ट है बीजेपी को लेकर के? अरे जब खरीदार ही नहीं होगा तो आप बेचेंगे क्या? अच्छा भाई मैं मछली लेके घूम रहा हूँ, आप मछली के खरीदारी नहीं, आप वेजिटेरियन हैं, तो कोई इल्ज़ाम ये लगाया कि हम जो है मारूफ साहब को मछली बेचने आए हैं, तो आप तो मछली लेंगे नहीं जी। तो ये तो इल्ज़ाम गलत है। अगर कोई ये कहे कि हम जो अली साहब को मछली बेचने आए तो समझ में आता है हमको। तो अगर हम मुसलमानों को इकट्ठा कर लें और कोई ये कहे कि सेकुलर पार्टी को बेच देंगे तब तो समझ में आता है। जिसको आप कम्युनल पार्टी कह रहे हैं उसको बेच देंगे तो कैसे, ये तो पूरा झूठा स्टेटमेंट हुआ। इसलिए कि कम्युनल पार्टी को आप पे वोट ही नहीं जाए, जितना विरोध करें वो उसका फायदा है। तो क्यों बीजेपी अपना नुकसान कराना चाहेगी? और मैं जब खरीदार ही नहीं तो मैं बेचूंगा क्या, ये बता दें। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि कहीं आप पर इल्ज़ाम लगाया, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं सिर्फ मुद्दे की बात करना चाहता हूँ कि पीस पार्टी पहले आपसे कांग्रेस की खराबत थी, फिर पीस पार्टी में गए, फिर पीस पार्टी में जब बिखराव हुआ तो आप बीजेपी के करीब है, राजनाथ जी के भी करीब गए। तो क्या लग रहा है कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस है या डेलिब्रेट क्या हुआ काम है? आपको बताता हूँ ऐसा, और बड़े पूरी विद ऑल ऑनेस्टी ऑन माई कमांड शायद पहली बार इस तरीके का क्वेश्चन जो बड़ा डायरेक्ट है और दोनों पार्ट उसमें कवर्ड हैं जी। ऐसा है 2004 से हमने थोड़ा मुस्लिम इश्यूज़ की तरफ देखना शुरू किया, क्योंकि प्रोफेशनल रोल में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे, नेशनल ग्लोबल रोल था कि आज 2001 में 2 में भी किसी भी चीफ मिनिस्टर को कॉल कर लेते थे फार्मर्स एजेंडा पे, तो बड़ा एक ग्लैमर की लाइफ थी और बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल था। लेकिन 2004 के बाद मैं ये देखना शुरू किया कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी रिसर्च प्लेटफॉर्म भी नहीं है जो उनके कम से कम इशूज़ को रिसर्च करे, प्रायोरिटाइज करे, टेकअप करे। तो एक पॉलिसी एडवोकेसी रिसर्च एंड रिस्पांस सेंटर है, इसकी बड़ी कमी है, तो उस तरफ हम बढ़ रहे थे। एट द सेम टाइम मैं ये देख रहा था कि मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट आ चुकी थी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बूम हो रही थी, मुस्लिम कम्युनिटी इसमें बहुत पिछड़ रही है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कैसे एक्सेस करें। 92 में हमने बस मिस कर दिया जब लिबरलाइजेशन आया जी, ओपन हो गए थे इकोनॉमी, उस टाइम पे मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेटेड नहीं थे, इसलिए उसका फ़ायदा नहीं उठा पाई। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के बाद इकोनॉमिक एजेंडा फिर फोकस हुआ तेजी से और फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, हम लोग फिर बस मिस कर रहे थे। तो हम ये चाह रहे थे एक नेशनल लेवल पे पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी सेंटर बने, एक रिस्पांस सेंटर बने जो इम्पायर अब वो रोल प्ले कर रहा है उसके 15 साल बाद, 16 साल बाद जी। दूसरा मैं चाह रहा था एक इकोनॉमिक एक्सेस प्लेटफॉर्म क्रिएट करें ताकि जो यूथ है उनको अपॉर्चुनिटी से जोड़ें, चाहे वो वेलफेयर प्रोग्राम्स हो सरकार के, चाहे डेवलपमेंट की स्कीम्स हो, चाहे मार्केट अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे एडमिशन्स हो, जॉब्स हो, एजुकेशन हो, जो अपॉर्चुनिटी स्किल डेवलपमेंट की एंटरप्राइजेस की हो। तो वो इंडियन माइनॉरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी हमने 2009 में बनाया जी। उसी दौरान किसी ने पीस पार्टी बनाया, डॉक्टर अयूब अंसारी साहब, वो 1 साल बाद मुझे उसके बारे में पता चला। मैंने किसी से जिक्र किया, एक लखनऊ में IAS ऑफिसर थे, तो उन्होंने हमको उससे फ़ोन पे कनेक्ट कराया। डॉक्टर साहब हर बार दिल्ली आते थे, हमसे कहते थे हमको टाइम दीजिए पीस पार्टी, तो मैं कहता डॉक्टर साहब आप पॉलिटिक्स कर लीजिए, मैं ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी अभी बनाए, इसको मुझे बढ़ाना है। तो उन्होंने कहा आप 8 साल से नहीं चला पाए हैं, 1 साल अगर पीस पार्टी में दे दोगे तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा, लेकिन 1 साल पीस पार्टी में हो सकता वो हासिल हो जाएगा जो पिछले 30, 40, 50 साल से लोग समझ रहे थे कि भाई एक पॉलिटिकल लीडरशिप कम्युनिटी की होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में डायरेक्ट होना चाहिए। 1 साल परसुएशन किया, उसके बाद हमने कहा डॉक्टर साहब आई विल गिव यू 12 मंथ्स टाइम, नीदर 1 डे मोर नॉर 1 डे लेस। वो 12 महीने हमने वक्फ कर दिए थे उस पार्टी को, उसके बाद जो इल्ज़ाम लगाना चाहे आप लगा लें जी। तो यानी आप कह रहे हैं कि उन तमाम इल्ज़ामात का डॉक्टर MJ खान साहब से कोई लेना देना नहीं? 100% नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इल्ज़ाम का कुछ लेना देना हो तो अच्छी बात है, मैं उसको सफाई भी देने का मौका मिले। फैक्ट ये है लेकिन राजनाथ जी से आपकी खराबत बहुत नजदीकी है, जब चीफ मिनिस्टर थे यूपी के जब से है, और है रिश्ते, अभी भी फोन आया था 5 मिनट पहले। तो सामाजिक रिश्ते हैं या सियासी रिश्ते? स्टूडियो में एंटर करना, सियासत में न मैं उनको कोई योगदान दे सकता हूँ, नीदर आई कैन हेल्प बीजेपी नॉर बीजेपी वांट्स माई हेल्प, सो इट्स ए न्यूट्रल। चलिए, अभी तो खान साहब से बात हुई है सिर्फ मुसलमानों की। आप देख रहे हैं रूबरू, मेरे साथ है डॉक्टर MJ खान। MJ खान साहब सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो सफाई पूरी तरीके से नहीं आ पा रही। मैं दोबारा से उनसे राब्ता कायम करता हूं और उस पर दोबारा से सफाई चाहता हूं कि आखिर पीस पार्टी तो कई पीसेस में बट गई।
कांग्रेस को आपने पहले से अलविदा कह दिया, हालांकि आप कहते हैं सियासी आपका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बीजेपी से लगातार लोग जोड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरएसएस ने आपको सेट किया है, बीजेपी ने आपको सेट किया है, ताकि इनको कम किया जाए, इनको अलग किया जाए, इनकी आवाज़ को दबाया जा सके। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं ऐसा बताता हूँ कि आरएसएस को या तो आप ये समझ लें या बीजेपी को कि इसमें समझदार लोगों की कमी है, और अगर ऐसा नहीं मानते हैं, मैं तो मानता हूँ समझदार लोग हैं, आफ्टर ऑल बैक टू बैक इलेक्शन जीते हैं, लेकिन सबका साथ तो चाहिए उनको, बैक टू बैक इलेक्शन भी जीतते रहे। बीजेपी को पॉलिटिकली मुसलमान ऑर्गेनाइज होके पूरी तरीके से शिद्दत के साथ अपोज करे, वो बीजेपी पॉलिटिकली सूट करता है। क्यों? रिवर्स पोलराइजेशन का फायदा होता है। हाँ, वो डिवाइड जितने ज्यादा लेकिन अगर मुसलमान डिवाइडेड है तो बीजेपी का फायदा नहीं है, इसलिए कि डाइवर्स जो सोसाइटी है उसके बारे में आप यूनाइटेड जो हवा खड़ा कर सकते हो नहीं होगा जी। तो अगर बीजेपी में समझदार लोग बैठे हैं तो उनकी समझ इस बात पे एकमत होगी कि मुसलमान यूनाइटेड होकर पूरी शिद्दत के साथ उसको अपोज करे, और यही मुसलमान करता भी आ रहा है जी। एवरी टाइम मुस्लिम्स अपोज यूनाइटेडली एंड फेरोसियसली, बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा होता है। अब रिश्तों की बात बता रहे हैं कि बचपन से तो कांग्रेस का पूरा फैमिली था 15-18 साल जी। उसके बाद में कुछ 7 साल के आसपास मैं बीएसपी में रहा हूँ, खूब जो लर्न करना था लर्न कर लिया। जन मोर्चा वीपी सिंह साहब राज बब्बर से बड़ी दोस्ती थी, तो 1 साल हमने उनको वक्फ किया जी। 1 ही साल एग्जैक्ट डॉक्टर साहब को दिया था, और मैं ये जानता था जिस दिन मैं पीस पार्टी छोड़ूंगा पीस पार्टी खत्म हो जाएगी, इसलिए कि पूरा इंटेलेक्चुअल बैकअप, पूरा कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट सब मैं कर रहा था जी। लेकिन हमने कहा था कि डॉक्टर साहब 1 साल के बाद मैं 1 दिन आपके साथ नहीं रुकूंगा, और 1 साल से 1 दिन पहले छोड़ूंगा नहीं। तो एग्जैक्ट जिस दिन 12 महीने पूरे हुए मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं अब जा रहा हूँ, मुझे अपना प्रोफेशन ज़्यादा प्यारा है, उसमें मैं टाइम दूंगा, और वही हुआ। इस दौरान राजनाथ जी दोबारा पार्टी प्रेसिडेंट बने, उनसे रिश्ते गहरे हैं जब वो चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। ज़्यादातर चीफ मिनिस्टर से किसान एजेंडा पे, जिस पर आप अभी इंटरव्यू करने वाले हैं जी, ज़्यादातर से कोऑर्डिनेशन होता है, तो वो सीएम से यहाँ दिल्ली सेंटर में आ गए और चांस के बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन गए, तो गहरे हो गए रिश्ते। लेकिन वो अकेले ऐसे नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट में भी सभी से रहते हैं जी। और वो अकेले इस गवर्नमेंट में नहीं, कम से कम 10 मिनिस्टर हैं जिनसे नज़दीकी रिश्ते रहते हैं। लेकिन रिश्ते रखना एक प्रोफेशनल ग्राउंड पे है, कोई ना उनको मुसलमान वोटों की जरूरत है, न मैंने 10 महीने तो किसी से कहा नहीं वोट दे दीजिए, शायद अपनी बीवी से भी नहीं कहा होगा बीजेपी को वोट दे दीजिए। तो जिस दिन मैं किसी से कहूँ उस दिन इल्जाम को मजबूती मिलेगी। चलिए, मैं उनको इंतजार कराता रहूँ उनकी जिंदगी भर तक। चलिए, मुंतजर रहिए अभी, लेकिन इंतजार एक बड़ा लंबा भी है किसानों का, तकरीबन 1 महीना होने को आ रहा है। कई बार बातचीत हो चुकी, फेल होती रही, फिर बातचीत हुई, फिर फेल हो गई। क्या लग रहा है, क्योंकि आप बड़े करीब से जानते हैं किसानों को भी, उनके मसलों को भी, उनकी पॉलिसीज़ को भी, और उनके नफ़े नुकसान को भी, तो डॉक्टर साहब एक बहुत सटीक सा जवाब चाहता हूं कि क्या इस मसले का हल हो पाएगा या नहीं? किसान धरने पे रहेंगे और सरकार अपनी जिद पर? देखिए, अभी का तो स्टेलमेट ऐसा ही लग रहा है कि गवर्नमेंट ये कन्विंस्ड है कि तीनों एक्ट्स जो हैं बड़े फायदे के हैं, और इसलिए गवर्नमेंट को तीनों एक्ट्स स्क्रैप करने की ज़रूरत नहीं है, न करेगी। जो मुद्दों पर अमेंडमेंट्स के लिए सरकार तैयार हो रही है, उतने हद तक किसान मानने को तैयार नहीं है। तो अब ये स्टेलमेट हुआ है, किसान कहते हैं तीनों स्क्रैप करिए, और सरकार कह रही है कि स्क्रैप नहीं करेंगे। तो आज की हालात तो ये है। लेकिन कल को जो रास्ता निकलता है, 3 रास्ते निकलते हैं जी। एक, अगर एमएसपी को ट्रेड पर बाध्यकारी कर दें, अगर फ्लोर प्राइस डिक्लेयर कर दें, इसका मतलब चाहे आप खरीदें, मैं खरीदूं, कोई भी खरीदे, इंडिविजुअल खरीदे, मिल खरीदे, प्राइवेट कारपोरेट खरीदे, गवर्नमेंट खरीदे, एक ही रेट अप्लाई है, उससे नीचे नहीं जी। फ्लोर प्राइस एमएसपी। तो वो एक बन सकता है जिसमें दोनों पार्टीज हैं अपने अपने स्टेटेड पोजीशन से एक स्टेप पीछे हटें। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट ने तीनों एक्ट्स बनाए हैं, इनको एक ऑर्डिनेंस लाके एज ए मॉडल एक्ट बना के स्टेट्स को ट्रांसफर कर दें। भाई स्टेट गवर्नमेंट फिर अपने हिसाब से जो चाहे इम्प्लीमेंट करे, जो चाहे न करे। तीसरा हो सकता है कि एक कमेटी बना दे और इसको 6 महीने 1 साल के लिए डेफर कर दे इम्प्लीमेंटेशन। वो कमेटी सबसे बात करके, किसानों से भी कंसल्ट करके, बाकी से बात करके एक जो अच्छा रास्ता निकलता है वो प्रपोज करे। तो उस 6 महीने 1 साल के बाद इधर विद अमेंडमेंट और नो एक्ट्स और ऑल एक्ट्स, जो भी सिचुएशन बनती है, वो उस पीरियड के बाद तब किसान चले जाएंगे। तो मुझे लगता है ये इस बीच आपने भी काफ़ी कोशिशें की हैं और लगातार, क्योंकि आप इनके बीच में रहे हैं, सेमिनार्स करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, कि क्या ये जो 3 जो एक्ट हैं, जो विधेयक हैं, वो वाकई किसानी और किसान के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं? वक्त के हिसाब से बदलाव की ज़रूरत होती है। और जब मुल्क को फूड ग्रेन्स चाहिए था तो एक ही मंत्रा होता था हम लोगों का कि मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन सेंट्रिक माइंडसेट था, प्रोडक्शन सेंट्रिक पॉलिसीज थी, प्रोडक्शन सेंट्रिक रिसर्च थी, प्रोडक्शन सेंट्रिक एक्सटेंशन एक्टिविटी थी।
तो उस टाइम पे कारपोरेट सेक्टर ने भी रोल प्ले किया, ट्रैक्टर लाए, फर्टिलाइजर लाए, सीड लाए, पेस्टिसाइड लाए, इरिगेशन लाए, सब चीज़ें किया। तो एक कारपोरेट फार्मर पार्टनरशिप टू ए लार्ज एक्सटेंट, लेकिन गवर्नमेंट का मेन रोल रहा है प्रोडक्शन में जी। अब वक्त के हिसाब से हर एक कमोडिटी में हिंदुस्तान सेल्फ सफिशिएंट या सरप्लस हो गया है। तो अब ज़रूरत क्या है कि प्रोसेसिंग की ज़रूरत है ट्रेड की, एक्सपोर्ट करने की, फिर ज़रूरत है वैल्यू एडिशन की, ताकि प्रोसेसिंग वगैरह होकर बेहतर और किसान को कस्टमर से बेहतर जोड़ने की। जी। इसमें इन तीनों बिल्स का रोल है। नहीं, लेकिन वो जो डर है उनको कि भी ये जो है सिर्फ बड़े जो है पूंजीपति घरानों का कब्जा हो जाएगा, हम अपनी ज़मीनों पर ही जो है मजदूर हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, क्या वो डर इनका खामखाई है? मेरी समझ वो डर का ज़्यादा बेसिस लीगल बेसिस नहीं, इसलिए कि लैंड का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट क्रॉप का है। तो वो डर जो है वो कई बार परछाई जो है वो भी भूत लगने लगता है अगर कहीं पे शक हो, क्योंकि शक दिमाग में बैठी कि सरकार जो है हमसे कंसल्ट किए बिना ये ले आई है, तो कहीं ना कहीं इसमें इल इंटेंशन है। तो एक बार हमारे क्रेडेंशियल के बारे में, हमारी इंटीग्रिटी के बारे में आपको डाउट हो तो मैं जो भी जवाब दूंगा आपको उसमें डाउट ही नजर आएगा। जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि सरकार की पास से और सरकार की तरफ से ये गलती हुई या कमी हुई कि जाहिर सी बात है मेरे आपके बारे में कोई बात हो या पॉलिसी बनाए तो पहले हमें और आपको जो है वो कॉन्फिडेंस में ले ले। हाँ, ये बात सही है कि ओवर कॉन्फिडेंस में जिस तरीके से ऑर्डिनेंसेस लाए गए जी, ये एक किसानों में एक मरमरिंग शुरू हो गई थी कि भाई अगर हमारे फायदे के लिए हैं तो हमसे बातचीत करते। ऑर्डिनेंस के टाइम पे चलो कोरोना पीरियड इंटेंस पे था, लेकिन ऑर्डिनेंस और लेजिस्लेशन टेबल होने के बीच का जो वक्त था उस दौरान भी अगर कंसल्टेशन प्रोसेस होती जी, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक इस तरीके के एप्रहेंशन डेवलप नहीं होते। लेकिन वो कंप्लीट लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद द फार्मर्स, उसका नतीजा ये हुआ कि एप्रहेंशन डेवलप होते चले गए और एप्रहेंशन से फिर एक टाइम आया कि वो एजिटेशन शुरू हो गई। जी। क्या लगता है जब आपकी जो इन दिनों बातचीत हुई किसानों से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, और आप भी कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष भी रखते रहे, लगता है कि किसान जो है जो अपनी बातें कह रहे हैं उन बातों में कुछ दम है, जो डर है वो डर जो है वो खामखाई का है? देखिए, ऐसा है, एक डर ये है किसानों को कि चूंकि ट्रस्ट डेफिसिट हो गया इस दौरान, और ट्रस्ट डेफिसिट जब होता है तो वो परछाई घोस्ट लगने लगती है। तो अभी किसानों का जो डर है दो हैं। एक, कहीं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये मंडी सिस्टम लॉस में चला जाएगा, क्योंकि बाहर टैक्स फ्री और मंडी के अंदर टैक्स रहेगा। जी। तो रिलेटिव डिसएडवांटेज की वजह से स्टेट की जो मंडी है वो लॉस में जाएंगे, और एक वक्त आएगा स्टेट कहेगी वो मंडी से कारपोरेट को तुम ले लो, तो पूरी तरह के कारपोरेट कहीं मोनोपोलाइज ना कर जाए। तो एक तो ये डर बैठा हो किसानों के उसमें। जी। दूसरा डर ये बैठा है कि सरकार जब हट जाएगी तो जो एमएसपी है, आज भी एमएसपी का रेट जो सरकार लेती है, जो ट्रेड में चलता है 400-500 रुपये का फर्क है गेहूं धान में, और दालों में तो 1000 रुपये का फर्क है, कुछ में ज़्यादा भी है एमएसपी से। लेकिन ऑन एन एवरेज मान के चलें तो 500 का डिफरेंस है एमएसपी पे और मार्केट प्राइस में। तो किसान को लगता है अगर ये मंडी चली गई और बाद में एमएसपी डिक्लेयर होने के बाद भी एमएसपी मिलेगी नहीं प्राइवेट से, तो मेरा नुकसान बड़ा होगा। और जो किसान फायदे में आज रिच हैं वो बेसिकली एमएसपी ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट के फार्मर्स हैं। तो कहते हैं बाहर के लोगों का क्या हाल है। तो वक्त के हिसाब से इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए बेस्ट ये है कि एमएसपी को भी कारपोरेट्स पे इंप्लीमेंट कर दें। जी। दूसरी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमी ये रही कि सरकार ने जो है जो स्टेट्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और इस मुद्दे पर बात नहीं करी, इसलिए जो एजिटेशन का जो यूँ कहूँ जो शक्ल है वो इस तरीके की हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स की एक कॉन्फ्रेंस जूम पे ही बुला ली जाती, बैक टू बैक कोरोना पे तो लगातार कॉन्फ्रेंस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बुला ही रहे थे। जी जी। तो अगर इतने बड़े क्रूशल इशू पर भी एक कॉन्फ्रेंस बुला ली जाती तो जो स्टेट गवर्नमेंट इसमें विरोध दर्ज ना करते, उनकी सहमति मान ली जाती, तो आज अगर उनके वहाँ से वो इंस्टिगेट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं किसानों को, तो फिर उनको एक तरीके सवालिया निशान उन पे लगाया जा सकता था कि भाई आपने वहाँ पे तो सहमति दिया और आप इसको तारीफ कर रहे थे, अब ये आप स्टैंड कैसे है। यहाँ पे कहीं ना कहीं लैप्स हुआ है। लगातार किसानों के खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजियां भी हो रही हैं बीजेपी के अलग अलग एमपीज की तरफ से, वो भी इस मुद्दे को बजाय कम करने के, यूं कहूं कि आग में घी डालने का काम कर रही हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट इसलिए है कि पंजाब के फार्मर्स की तरफ ही आपका इशारा है। जी। वहाँ के किसानों ने इस मुल्क को फूड सिक्योर बनाने में बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है। दूसरा, मुल्क की सुरक्षा में जिस तरीके से आर्मी से लेकर पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में उनका योगदान है। और तीसरा, सामाजिक सेवा में आज कहीं भी कोई दिक्कत होती है, सिख जो है अपना लंगर लगा के हाजिर होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी पे इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना, मुझे लगता है आज ये एजिटेशन है, कल को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये इल्ज़ाम लंबे टाइम तक उनको
तकलीफ देते रहेंगे, उस तकलीफ के जो नतायज होंगे वो शायद अच्छे ना हो। अच्छे ना हो। एक कम्युनिटी को आप भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस कम्युनिटी के लिए कि आपने एक अम्ब्रेला भी खड़ा किया, क्या लग रहा है पॉलिसी मेकिंग में जब तक हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक हम वो इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे? क्या इसका जो रूट है वो उसी तरफ जाता है? देखिए, ऐसा है कि इंगेजमेंट गवर्नमेंट के साथ, इंगेजमेंट पॉलिटिकल लीडरशिप्स के साथ में, इंगेजमेंट ब्यूरोक्रेसी के साथ में, इंगेजमेंट विद द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ में जी, और कहीं ना कहीं मीडिया और थॉट लीडरशिप के साथ में, जो थिंक टैंक्स हैं बाकी सबके साथ में ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि डेवलपिंग कंट्रीज में जैसा हिंदुस्तान है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन जितनी यहाँ पर है, अगर सिर्फ हम मुसलमानों की ही पॉपुलेशन ले लें, कोई 200 मिलियन है, ऐसे में कोई बड़ा इम्पैक्ट कम्युनिटी के सोशियो इकोनॉमिक या एजुकेशनल स्टेटस पे तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन उसमें हो। छोटी पॉपुलेशन को तो आप चंदा कलेक्ट करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन बड़ी आबादी में तो इसलिए कि बड़ा रोल है पॉलिसी में, आप अपना हिस्सा भी लगाएं और अपने व्यू पॉइंट को भी आर्टिकुलेट करें। इंगेजमेंट जरूरी है, और आज गवर्नमेंट ऑफ द डे जो भी गवर्नमेंट है उसके साथ में इंगेज करना, तो जो इम्पार के हवाले से कह रहे हैं आप पूछ रहे हैं, तो उसमें भी आई एम वेरी क्लियर कि गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो, चाहे यहाँ पे शिवसेना की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जिसकी भी हो, हमको अपना व्यू पॉइंट गवर्नमेंट के सामने रखना है और इफेक्टिवली रखना है, पावरफुली रखना है। तो कहीं ना कहीं जो एडवोकेसी का रोल है बड़ा है। सिमिलरली किसान के मामले में किसानों का एक अपेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी लंबे टाइम से मिसिंग है, और मुझे लगता है आई होप कि अब वो उस डायरेक्शन में बात प्रभावी तरीके से लागू हो, वजूद में आ जाएगा। तो आज की तारीख में यूँ कहूँ कि एम्पायर के कितने मेंबर्स है इस थिंक टैंक में, कितने लोग आपने संभाली है? देखिए, स्ट्रक्चरली ऐसा है कि एक 40 मेंबर की अपेक्स स्टीयरिंग कमेटी है, जिसमें काफ़ी प्रोमिनेंट लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी से हैं, जुडिशरी से हैं, पॉलिटिक्स से हैं, इंडस्ट्री से हैं, जी, सोशल वर्क से हैं, एजुकेशन से हैं, लॉ से हैं। उसके बाद में फिर नेक्स्ट लेवल है एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो 25 मेंबर की है। उसमें सब सीईओ लेवल के इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन और भी हैं उसमें, सोशल वर्क से भी हैं, एजुकेशन से भी हैं। जी। फिर उसके बाद में वर्किंग ग्रुप्स हैं, तो वर्किंग ग्रुप्स कोई 14 है, और हर एक में अगर एवरेज लें तो कुछ 100 लोगों का एवरेज होगा, तो 1400 लोग ये, तो कोई करीब 1500 लोग इफेक्टिवली जो प्रोमिनेंट लोग हैं। उसके बाद में फिर इम्पार के जो तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनसे लोगों को जोड़ा है, तो कोई 10,000 प्लस के आसपास हैं। नंबर मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कितनी समझ के साथ, कितनी कमिटमेंट के साथ, कितना फोकस के साथ में आप अपना एजेंडा डिफाइन करते हैं और कितना स्पीड के साथ उसको एग्जीक्यूट करके डिलीवर करते हैं जी। तो उसमें हम लोगों ने कोई 2 दर्जन प्रोजेक्ट्स जो है वर्कआउट किए हैं, जिनको रोल आउट धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। अब हम लोग इम्पायर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आई होप कि वी शुड बी एबल टू एंगेज विद द कम्युनिटी मीनिंगफुली, और तमाम सारे प्रोग्राम को जो रोल आउट करना है उसके लिए अगर स्ट्रक्चर हम लोगों पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होगी तो हम लोग जिनको टारगेट कर रहे हैं उनको हम बेनिफिट्स डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रोग्राम ओरिएंटेड होके चलना है और एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे दिखना है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमजे खान साहब, बड़ी बेबाक गुफ्तगू की, और वो तमाम सवालों के जवाब जो कहीं ना कहीं मुझे भी चुभ रहे थे और तहजीब टीवी के व्यूवर्स भी जानना चाहते थे, उन पर आपने जो सफाई दी उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात इस पूरी बातचीत से निकल के आती है कि आप कम्युनिटी बनाइए, एनजीओज बनाइए, कुछ करिए, लेकिन सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके आपको चलना होगा। अपनी बातचीत को, अपने मसलों को, अपने उस व्यू पॉइंट को वहाँ तक पहुँचाना होगा, तभी भला हो पाएगा, वरना आप लाख चाहें कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।